घनघोर जंगल में सन्नाटा था। एक ऐसा सन्नाटा जो कान और मन को डरा रही थी। हवा में सिर्फ टहनियों की रहस्यमयी सरसराहट गूंज रही थी। अचानक दूर से एक भयानक चीख गूंजी, भागो! वेंडिगो आया, जिसने जंगल की खामोशी को भयानक रूप से भंग कर दिया। पेड़ों के पीछे से हम 5 आतंकी दोस्त चीखते हुए तेजी से भागते हुए दिखाई दिए। हमारी आंखों में दहशत साफ झलक रही थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित मिश्रा। मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ, पर मैं अभी नॉर्थ अमेरिका का चिकागो शहर में रह रहा हूँ। यहाँ मैं स्टूडेंट वीजा से मेरे एमटेक की पढ़ाई करने आया था और अब मैं यहीं अमेरिका में ही जॉब करता हूँ। आज मैं वर्ष 2020 में घटी एक डरावनी और रहस्यमयी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो कि मेरे अमेरिकन स्टूडेंट लाइफ में घटी थी, जिसे मैं और मेरे 3 घनिष्ठ मित्र कभी भूल नहीं सकते, जिसमें हमें एक भयानक याद दिया था, जिसे सोचने से मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। ये कहानी है हम 5 दोस्तों की। हम 5 दोस्त अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, पर अलग बैकग्राउंड और नेशनैलिटी के थे। सबसे पहले मैं उन 4 दोस्तों से मिलवाता हूँ। सबसे पहले लिया, जो हमारे यूनिवर्सिटी में नर्सिंग की स्टूडेंट थी। वो एक अफ्रीकन अमेरिकन थी। ये विलियम की दोस्त थी। अब आप सोच रहे होंगे विलियम कौन है। विलियम, उसका घर कैलिफोर्निया में था, पर अब वो पढ़ाई के लिए नॉर्थ अमेरिका में मेरे साथ रूम पार्टनर की तरह रह रहा था और मेरे ही क्लास में पढ़ता था। स्वभाव से हंसमुख, हर चीज में मजाक सोचता और सबको चिढ़ाता फिरता, पर उसे कोई कुछ कह दे तो उसे सहा नहीं जाता। अब मिले डैनी से। स्वभाव से बहुत शांत, वो हिस्ट्री का स्टूडेंट था और वो मेक्सिको से था। वो कहानियां हमें अच्छी सुनाया करता था, इतिहास और किंवदंतियों का जानकार था। अब मिले डकोटा से। वो एक नेटिव अमेरिकन लड़की थी, जिन्हें रेड इंडियंस भी कहा जाता है। यही असली अमेरिकन होते हैं, बाकी सबने तो उनका ही जमीन कब्जा कर रखा है। वो अल्गोक्विन ट्राइब से थी और चिकागो में ही रहती थी, पर उनका गांव नॉर्थ अमेरिका और कनाडा बॉर्डर के द ग्रेट लेक्स के आसपास कहीं था। उसे जंगल में रहने का हुनर अच्छे से आता था और वो सबसे अच्छी दोस्त है मेरी। मैं इंडियन, वो भी इंडियन, बस फर्क कि वो रेड इंडियन थी। वो मेरे क्लास से ही थी और वो बहुत ही स्पिरिचुअल थी और अपने कल्चर से जुड़ी हुई थी, जैसे मैं भारतीय कल्चर से जुड़ा हुआ हूँ। ये कहानी कोरोना काल के लॉकडाउन के आसपास की कहानी है। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का जब आतंक था, सब लोगों पर बहुत रेस्ट्रिक्शन और नियम लागू हुए थे। सबसे पहले न्यूयॉर्क में लॉकडाउन लगा मार्च के महीने में। धीरे धीरे स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिस बंद हुए। फिर हमारा स्टेट पर भी लॉकडाउन लगा और हमारा कॉलेज बंद। तब मैं और विलियम एक रूम में बैठे बैठे बोर हो रहे थे। चारों ओर सन्नाटा, बस खाने पीने के सामान के लिए हम 3 किलोमीटर दूर एक मॉल से लाया करते, वो भी चलते हुए। एक बार मॉल में डैनी से मुलाकात हुई और हम बहुत खुश हुए। वहाँ हम तीनों ने लॉकडाउन में हुई परेशानी और लॉसेस के लिए चाइना को जी भर के गालियां बकने लगे। तब थोड़ा फ्रस्ट्रेशन कम हुई। सबसे ज्यादा खतरनाक गालियां विलियम लगा के हंस हंस के लोटपोट हो रहा था। फिर उसने एक आइडिया दिया, इतने दिन बाद दोस्तों से मिलने से कितना मजा आया। इस लॉकडाउन में हमें कहीं एडवेंचर पे जाना चाहिए, इन बीमारू लोगों से दूर, जहां इस वायरस से कुछ समय के लिए दूर रहें, और इन मास्क को पहन पहन कर सांस लेना और मेरा सुंदर चेहरा को 2 रंग में बदल दिया है। डैनी, तुम बताओ हमें कहाँ जाना चाहिए।
डैनी बोला, हाँ ये एक अच्छी आइडिया है और मुझे एक जर्नल लिखना है थीसिस के लिए अल्गोकिन लोगों के ऊपर। तो हमें कनाडा बॉर्डर के आसपास और द ग्रेट लेक्स के आसपास जाना चाहूँगा। मुझे उन ट्राइब से मिलना है और कुछ नेचर के साथ समय बिताना चाहूँगा। क्यों ना हम वहाँ कैंपिंग पे चलते हैं। मैंने बोला, क्यों ना हम डकोटा को भी बुलाते हैं, वो खुद उस ट्राइब की लड़की है, वो तुम्हें मदद कर सकती है उनसे बात करने के लिए। उसको उनकी भाषा अच्छे से आती है और तुम उन लोगों का विश्वास भी जीत पाओगे और तुम्हारा काम बन जाएगा। और उसे कैंपिंग का एक्सपीरियंस भी है, उसे शामिल करते हैं। विलियम बोला, इंडियन और रेड इंडियंस की जोड़ी कैसे टूट सकती है। हाँ हाँ बुला लो, और मेरी वाली को भी बुला लेते हैं। डैनी बोला, हाँ हाँ लिया भी आ जाए तो हमारा नर्सिंग करेगी, कुछ इमरजेंसी हुए तो फर्स्ट एड और मेडिकल एड भी मिल जाएगी। अमित तुम डकोटा को कॉल करो और विलियम तुम लिया को कॉल करो, और मैं सस्ते में कैंपर वैन का इंतजाम करता हूँ। फिर मैंने कॉल लगाया डकोटा को। हेलो डाकू, हमने एक प्लान बनाया है, तुम शामिल होना चाहोगी। डकोटा बोली, कौन सा प्लान। मैंने बोला, हमने ग्रेट लेक्स के ऊपर कहीं तुम्हारे ट्राइब वाले लोगों के नेचुरल हैबिटेट पर कैंपिंग करने का प्लान है और डैनी को तुम्हारी जरूरत है उसका जर्नल कंप्लीट करने के लिए। डकोटा बोली, क्या वहाँ कैंपिंग, पर मुझे वहाँ जाना अभी सही नहीं लगता क्योंकि अभी वहाँ लोग कम होंगे, बहुत से रेस्ट्रिक्शन है, लॉकडाउन है। मैंने बोला, क्या डाकू। तब विलियम फोन छीन लिया और बोला, हेलो डकोटा, मैंने सब सेट कर लिया है। हमारे पास अब एक मेडिकल प्रैक्टिशनर है, एक इतिहास का ज्ञाता है डैनी जो हमें कहानियां सुनाएगा। और तुम कैसे नहीं आओगी, अमित आ रहा है, तुम में तो सबसे अच्छी जंगल में रहने का हुनर है और डैनी ने कैरावैन का इंतजाम कर लिया है, प्लीज अब मना मत करो। फिर डकोटा भी राजी हो गई, पर वो वहाँ जाना नहीं चाहती थी। फिर भी मैं वहाँ जा रहा हूँ तो वो भी राजी हो गई। अब वो दिन आ ही गया जिस दिन हम पांच हमारे जीवन की सबसे बड़ी गलती करने जा रहे थे। हम सब छिपते छिपाते कैंपर वैन रेंटल के दुकान के पास इकट्ठा हुए थे और डैनी एक ऑफ रोडिंग कैरावैन ड्राइव करते हुए हमारे पास आ गया। कैरावैन एक ऐसी मिनी ट्रक है जिसमें रहने लायक जगह, छोटा बेड, सोफा, बेसिन, कहा जाए तो चलता फिरता घर है। हम जब गाड़ी में बैठ गए, हंसते खेलते एक नई रोमांच की उम्मीद में निकले थे द ग्रेट लेक ऑफ रोडिंग रूट पे। पर रास्ते में पुलिस की घेराबंदी हो सकती है, इसलिए हमने हाईवे छोड़ के छिपते छिपाते ऑफ रोड करके जा रहे थे जंगलों में। और जहां लगता कि पुलिस नहीं है, हम हाईवे पर चलते। लिया और डाकू दोनों काउच में बैठे थे और विलियम गिटार बजा रहा था और कुछ गाना गाते हुए जा रहे थे। डैनी ड्राइविंग कर रहा था और मैं उसके पास बैठा रास्ता देख रहा था। ये एक लॉन्ग ड्राइव था, 15 घंटे की। सब दोस्त बारी बारी से ड्राइविंग करते हुए चल रहे थे। रास्ते पूरा सुनसान। जब टोल गेट्स आते हम ऑफ रोड करते ताकि कैमरा से बच पाए। ये सब देख डाकू घबरा रही थी। इतना सुनसान और सन्नाटे में भरा हाईवे कभी नहीं देखा था उसने। ये रास्ते हमेशा से गाड़ियों से भरे होते थे। हमारा प्लान था कि झील के नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट पर गाड़ी रखकर झील में फिशिंग करना, रात को बॉनफायर करना और अगले दिन से हमें उन जंगलों में प्रवेश करना था और उन रेड इंडियन ट्राइब के नेचुरल हैबिटेट तक पहुंचना था जो कि सदर्न कनाडा बॉर्डर के आसपास कहीं स्थित था, जो डकोटा हमें गाइड कराने वाली थी। हम सोचे कुछ और थे पर हुआ कुछ और। प्लान के अनुसार हम हाईवे के बाजू हमारा कैरावैन रखी और हम झील में मछली पकड़ने के लिए पैदल आगे बढ़ने लगे। फिशिंग रोड, मछली का चारा और अपने कैंपिंग बैग्स उठाकर चल रहे थे। रास्ते में विलियम बोला, जो सबसे ज्यादा मछली पकड़ेगा वो सबसे ज्यादा मछली खाएगा।
और जो सबसे कम पकड़ेगा वो मछली का बैग उठा के लाना पड़ेगा उसे। डाकू बोली, बैग उठाने के लिए तैयार हो जाओ। विलियम बोला, हाँ हाँ देख लेंगे कौन उठाता है। लिया बोली, कोई जीते या हारे पर कोई भूखा नहीं रहना चाहिए, ये ख्याल रखो। विलियम बोला, अगर मैं जीता तो हारने वाले का हिस्सा भी खा जाऊंगा। लिया चिढ़ते हुए बोली, सेल्फिश चिकन। डकोटा गुस्से से अपने नेटिव लैंग्वेज में गालियां देते हुए बोली, वासिको वेंडिगो। विलियम पूछा, क्या बोली वे? डाकू बोली, कुछ नहीं। ये सुन विलियम बौखला गया और वो डैनी के पास जाकर पूछा, ये वासिको वेंडिगो का क्या मतलब है? डैनी बोला, वासिको वेंडिगो मतलब ग्रीडी वेंडिगो। अब ससुरा वेंडिगो का क्या मतलब? मैंने भी सुना। विलियम जोर से चिल्ला चिल्ला के डैनी को परेशान कर रहा था। वेंडिगो का मतलब बता है? बता देना भाई क्या है। तब मैं डैनी और विलियम के पीछे पीछे चल रहा था और तब डैनी से सुना, ये शब्द अल्गोक्विन और ओजीबे ट्राइब से निकला है, वेंडिगो। दरअसल इसे लोभी लालची इंसान को कहा जाता है, पर नेटिव अमेरिकन्स के किंवदंतियों में जिक्र है कि इसी जंगल में वेंडिगो पाए जाने वाली एक भयानक प्राणी है। बताया जाता है कि वेंडिगो एक दुष्ट आत्मा है जो इंसानों का शिकार करती है। ऐसा माना जाता है कि ये कमजोर इच्छा शक्ति वाले लोगों को अपने जाल में फंसकर उनका रूप धारण कर लेती है और इंसानों का शिकार करता है। ये सुन सबने इन किंवदंतियों को हल्के में लिया, पर डकोटा गंभीर हो गई। इस जंगल में उसका जिक्र नहीं करना चाहिए, अपशकुन होता है ये। सबने इसे हल्के में लिया था, लेकिन जंगल की गहराई में जाते हुए एक अजीब सी बेचैनी हमारे मन में घर कर गई और अब दोपहर को हम झील तक पहुंच गए। हम सब ने अपने बैग और कुछ इक्विपमेंट को खाने के सामान के पेड़ के पास रख के झील के पास अपनी फिशिंग रोड पकड़े चले गए। अब सब शांत और अपने फिशिंग रोड पर चारा डाल दूर झील में फेंक दिए और हम इंतजार कर रहे थे। मछली पकड़ने के लिए शांत रहना पड़ता है और तब हम जंगल की आवाज सुन पा रहे थे। कभी दूर से जानवरों की आवाजें, चिड़ियों की आवाज आ रही थी। दूर से एक किंगफिशर आसमान से नीचे झील में डुबकी लगाई और मछली पकड़ लिया। ये देख घंटों बैठे विलियम गुस्से में बोला, हम इतने समय से बैठे हुए हैं और वो पीधी चिड़िया मछली लेके भाग गया। लगता है यहाँ मछली नहीं, जगह बदलना पड़ेगा। और वो अपनी जगह से हटकर दूसरी जगह जा ही रहा था। उस वक्त बाजू में बैठे डकोटा के फिशिंग रोड पर हलचल हुई। फिर लिया के, फिर मेरे और डानी के भी हलचल होने लगी। एक के बाद एक सबने मछलियां हवा में उठा ली और विलियम मुंह फाड़े हक्का बक्का होकर देखता रहा और बोला, ये भगवान चीटिंग करता है तू। और वो मायूस हो गया। उसे लिया ने बाल्टी पकड़ा दी और सबके बड़े बड़े मछली उस बाल्टी पर फेंक दिए। वहाँ मछली छटपटा रही थी और वो विलियम घबरा रहा था। और डकोटा सबसे आगे चलने लगी और पीछे मेरे पीछे लिया और उसके और पीछे डैनी चल रहा था हंसते हंसते। और सबसे पीछे विलियम बुड़बुड़ाता हुआ गुस्से से चल रहा था। देखते ही देखते शाम ढलने लगी। दोस्तों ने जल्दी से अपना अपना कैंप लगा लिया और सबके कैंप के बीच हमने बोन फायर लगाया और कुछ नाच गाना भी होने लगा। फिर खाना पकाने का टाइम आया। लिया बोन फायर के पास से उठ के गई मछलियां लाने। लिया जब बाल्टी के पास पहुंची तो बाल्टी देख सन, बाल्टी से सारी मछलियां गायब। लिया चिल्लाई, ये मछली किसने ली? बाल्टी में एक भी मछली नहीं छोड़ा है कमीने ने। फिर सब दौड़ते हुए आए और बाल्टी खाली देख सबका चेहरा विलियम की ओर मुड़ा। विलियम डर के मारे बोला,
नहीं नहीं, सब मुझे क्यों घूर रहे हो? सबके सामने तो बाल्टी रखी थी, किसी जानवर ने ले लिया होगा, इसमें मेरी क्या गलती? डकोटा गुस्से से बोली, तुमने बाहर रखा ही क्यों था? डैनी और मैं सबको शांत करवाया। फिर हम गालियां देकर टोस्ट बना के खाकर चुपचाप अपने अपने कैंप में सो गए। सोते वक्त दूर से किसी की चीखने जैसी रहस्यमय आवाजें आ रही थी। ये लगातार आने लगी। कुछ समय बाद मेरे कैंप के बाहर सरसराहट की आवाज आने लगी, जैसे कोई मेरे टेंट की ओर बढ़ता आ रहा है। बॉनफायर बाहर जल रही थी। उसकी रोशनी में एक परछाई छोटी बड़ी होकर अपना आकार बड़ा कर रही थी और बाहर से फुसफुसाहट से आई, अमित, अमित अपना टेंट का जीप खोलो। पास आई तो समझ पाया आकृति देखकर, ये डाकू जैसी लग रही थी। तब मैंने जीप खोली टेंट की और डाकू झट से अंदर आकर टेंट की जीप बंद कर दी। फिर मेरा मुंह को हाथ से चुप करके कान में बोली, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैंने कुछ अजीब आवाजें सुनी और मैंने कुछ अजीब शक्तियों की आभास कर रही हूँ। इस वक्त अकेला रहना ठीक नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई। सबको एक साथ रहना चाहिए इस टेंट पर यह संभव नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई। मैंने कहा, बाकी दोस्तों को भी आगाह कर देते हैं। वो बोली, मुझे किसी के ऊपर भरोसा नहीं तुम्हारे सिवा। फिर वो मेरे साथ ही सोई, पर वो चौकन्ना थी। बाहर की सरसराहट और आवाजों को ध्यान से सुन रही थी। धीरे धीरे सरसराहट बढ़ने लगी, जैसे कोई जानवर बाहर चल रहा हो। मैं बाहर जाकर देखना चाहता था और निकलने वाला था। डाकू ने मुझे बाहर जाने से रोका। वो कुछ महसूस कर पा रही थी। बोली, बाहर मत जाओ। फिर एक अजीब आवाज आई, जैसे हिरन और इंसान का मिला जुला आवाज हो। वो दूर से आवाज गूंज रही थी। डकोटा बोली, अमित, कुछ सुना तुमने? मैंने बोला, हाँ। डकोटा बोली, बाहर मत जाओ, सो जाओ, सुबह बात करते हैं। फिर मैं गहरी नींद में सो गया। दिन भर का थकान जो था। कुछ समय सोने के बाद मुझे दोस्तों की शोर शराबा सुनाई दी। उस शोर की आवाजों से मेरी नींद खुली और मेरा टेंट का जीप खुला था। इधर लिया विलियम को बोल रही थी, तुम्हारे वजह से मेरे सारे खाने के सामान और कुछ मेरे जरूरी सामान गायब हैं। तुमने ही रात को आकर मेरे कैंप में चोरी की है। विलियम बोला, तो मेरे सामान कैसे गायब? तुम ही तो रात को आई मेरे टेंट में और अब कैसे गलत इल्जाम लगा रही हो? सेम में डैनी डाकू के आरोप लगा रही थी। जब मैंने सुना डैनी के मुंह से, रात भर डाकू तुम मेरे टेंट में ही तो रही और अब ये लापरवाही से मुकरो मत, तब मैंने डैनी के पास जाकर कहा, डकोटा, तुम तो मेरे टेंट में थी रात को। ये सुन सब मेरे टेंट के अंदर आकर देखे। डैनी बोला, इसके भी सामान गायब है। डाकू बोली, वेट ए मिनट, ये बोला मैं तुम्हारे साथ थी। डैनी बोला, मैं तुम्हारे साथ थी। रात को मुझे लगा डैनी मेरे साथ टेंट में थी और विलियम को लगा लिया उसके टेंट में आई और लिया को लगा विलियम उसके टेंट में थी। इसका मतलब सब अपने अपने टेंट पर ही थे। विलियम बोला, तो ये क्या हुआ हमारे साथ? डाकू विलियम की ओर देख के बोली डरते हुए, वेंडिगो। डैनी भी घबरा के डाकू की ओर देखते हुए बोला, ये वेंडिगो हो सकता है। जैसे मैंने कहानियों में सुना था, ये भ्रम फैलाकर अपने शिकार की तलाश में रहते थे। शायद अब हम उसके शिकार हैं। लिया और विलियम बोले, क्या बकवास है ये, मैं ये सब पे यकीन नहीं करता। मैं भी नहीं मान रहा था, पर रात को जो हुआ मैं ये मानने में मजबूर हुआ। क्या ये सच में वेंडिगो ही था या मेरा वहम था?
अगर ये वहम ही था तो सबको एक साथ कैसे हो सकता है? मैंने बोला, हमको गाड़ी के पास जाना चाहिए। डाकू भी मेरा साथ देके बोली, हमें तुरंत घर जाना है, हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। पर डैनी और विलियम वापस नहीं जाना चाहते। डैनी को अपने जर्नल कंप्लीट करना था। उसने बोला कि पास के आदिवासी कबीलों के गांव में हमें जाना चाहिए। और लिया विलियम का साथ देते हुए बोली, हमको डैनी का मदद करनी चाहिए। इतने दूर यहाँ आए और बस थोड़ी दूर तो जाना है। मैं सिचुएशन को संभालते हुए बोला, हमारे आधे से ज़्यादा सामान हमारे गायब हो चुके हैं। हमें कुछ सामान गाड़ी से लेकर आना पड़ेगा, फिर चलते हैं। तब सबको ये आइडिया अच्छा लगा। सब फिर चलते चलते 4 घंटे बाद हमारे गाड़ी के पास पहुंचे। वहां जाकर देखा गाड़ी का दरवाज़ा खुला है और कुछ कांच टूटे हुए हैं। सब दौड़ते हुए आए। सबने देखा गाड़ी के अंदर सारा सामान तितर बितर होकर पड़ा था। जो भी खाने के सामान थे सब गायब हो चुके थे। फिर हमने किचन से कुछ सामान लिए, चाकू, छुरी, टूल बॉक्स से टूल, कुछ कपड़े और हमारे पास टेंट जो था उस बैग में रखे। हमने तय किया कि शाम तक हमें वो आदिवासी गांव तक पहुंचना है। हमको यहाँ से नॉर्थ ईस्ट की ओर जाना है। विलियम और डैनी अपने पास पिस्तौल रखे थे, इसलिए मुझे भी अब हथियार की जरूरत थी। मैन वर्सेस वाइल्ड से जैसे सीखा था। लंबे डंडे के आगे मैंने चाकू को बांध दिया और मेरा भाला तैयार। डाकू ने अपने लिए डाली काट के और कैंपिंग के रस्सी से धनुष बना लिया और कुछ तीर भी बना ली। और लिया मेरे जैसे भाला बना ली और हम जंगल की गहराई में आगे बढ़ने लगे। सबसे आगे डैनी, उसके पीछे मैं, मेरे पीछे डाकू, उसके पीछे लिया और सबसे पीछे विलियम चल रहा था। डैनी के पास नक्शा था और फोन में नेटवर्क रेंज भी नहीं था। नो जीपीएस। अब पुराने तरीके से कंपास के जरिए आगे बढ़ रहे थे, पर उसको नक्शा देखना नहीं आता था ठीक से। तब विलियम आगे आया, पीछे डैनी चला गया। विलियम की मदद डकोटा कर रही थी, उसको इन सब में थोड़ी नॉलेज थी। तो अब विलियम लीड कर रहा था रास्ता। चलते चलते बहुत घंटे हो गए। अब डर और भूख दोनों हमें सता रही थी। जंगल घना था, पेड़ों की जटिल शाखाएं हमारे रास्ते को रोक रही थी, इसलिए हमारी रफ्तार धीमी हो रही थी। सूरज डूबने को हो रहा था, पर हम अब तक हमारे तय किए हुए लोकेशन पर नहीं पहुंचे थे। देखते ही देखते शाम ढल के अंधेरा हो गया और हम अपना अपना टॉर्च लाइट ऑन कर दिए। अब हम पूरी तरह से थक हार चुके थे। थोड़ी देर हम बीच जंगल में आराम करने का फैसला किया और एक जगह कैंप लगाने का फैसला किया। हम थोड़ा रेस्ट कर रहे थे। विलियम और लिया को जोरों का सुसु लगा तो हल्का होने अलग अलग जगह गए और हम तीन, मैं, डाकू और डैनी थोड़ा स्ट्रेचिंग कर कैंपिंग लगाने जा ही रहे थे। तब हम सब ने दूर से सरसराहट की आवाज आने लगी। कोई फुसफुसाहट सी सीटी बजाने जैसा आवाज आ रही थी। फिर खामोशी। ये हमें डरा कर रख दिया था। हम चौकन्ना हो गए। हमने आवाज आने की दिशा पर टॉर्च मारने लगे। मैंने चिल्ला के बोला, विलियम, क्या तुम हो? लिया, क्या तुम हो? पीछे से डाकू चिढ़ के बोली, कमीनों को यहाँ पास हल्का होने से क्या तकलीफ थी, और अपनी नेटिव लैंग्वेज में बुड़बुड़ा के गालियां देने लगी। डैनी डाकू को शांत कर रही थी और हम सबको उनका फिक्र हो रही थी। अचानक दूर से एक चीख गूंजी। ये आवाज विलियम और लिया की थी। ये आवाज की गूंज हमें आवाज का ठीक अंदाजा नहीं हो रहा था। आखिर कहां से आई? हम एकजुट होके
इधर उधर टॉर्च मारे जा रहे थे, पर घनघोर जंगल में सन्नाटा था। एक ऐसा सन्नाटा जो कान और मन को डरा रही थी। हवा में सिर्फ टहनियों की रहस्यमय सरसराहट गूंज रही थी। अचानक दूर से एक भयानक चीख गूंजी, भागो, विंडिगो आया। ये आवाज विलियम और लिया की थी। सबसे आगे लिया, उसके पीछे विलियम भाग रहा था, जिसने जंगल की खामोशी को भयानक रूप से भंग कर दिया। हमारी आंखों में दहशत साफ झलक रही थी। पेड़ों के पीछे से उनके कुछ परछाई के अजीब आकृति वाले जीव सा पीछा कर रहा था। लिया को पीछे रख विलियम तेजी से आगे भाग रहा था। उनको देख हम सब आतंकित दोस्त चीखते हुए हड़बड़ी से सारा सामान वहीं छोड़ तेजी से भागने लगे। पीछे से आती हुई वो भयानक आवाजें मन में और खौफ भर रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। मैंने देखा पीछे लिया थी। ये क्या? तब आगे कौन है? मैंने सामने देखा, विलियम चिल्ला रहा था, उसके पीछे लिया। मैंने फिर से पीछे मुड़ा, देखा कि लिया पीछे एक हिरन के सींग वाला लंबा हड्डी मानव जैसा दुबला पतला शरीर वाला आकृति था। मैंने ये चीज डाकू को दिखाया भागते हुए। वो देख उसकी आंखें खौफ से बड़े हो गए। उसने मेरी हाथ खींच के दूसरी दिशा में ले लिया और उनसे अलग भगा के ले आया। अब हमारे पीछे कोई नहीं था। थोड़ी देर में विलियम के पिस्टल से गोली चलाने की आवाज आई। 3-4 राउंड, फिर एक चीख गूंजी और उस वेंडिगो की भयानक हुंकार भी सुनाई दिया। मैं पीछे मुड़ के उसकी ओर जाना चाहता था, पर डाकू मुझे रोक ली। वहां नहीं, यहाँ चलो, तभी बच पाओगे। यहाँ कौन वेंडिगो और कौन एमिगो यानी दोस्त, और तुम पहचान नहीं सकते इस तरह। हमें अभी जल्दी कबीले तक पहुंचना है। तुम वहां एक सेकंड भी नहीं टिक सकते। जिंदा रहना है तो मेरे साथ चलो। पीछे से दूर आवाज आई, डैनी और लिया की आवाज में, अमित, डकोटा, अमित, डकोटा। मैं पलट के जवाब देने जा रहा था। डाकू मेरा मुंह बंद कर दी। बोली, तुम ये नहीं जानते कि वो असली डैनी और लिया है या वो वेंडिगो। फिर मुझे उसकी बात सही लगी। मैंने फिर चुपचाप डकोटा के साथ भागने लगा। उधर विलियम, डैनी और लिया भागते जा रहे थे। वहाँ 2 वेंडिगो थे। एक विलियम के पीछे लिया का रूप धारण किए हुए थे, जिसे विलियम और डैनी ने गोली मारी तो वो अपनी असली रूप में आ गया। अंधेरे में उसका पूरा रूप तो नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी हड्डी जैसी टांगे, टेढ़े मेढ़े दांतों से भरा हुआ विशाल जबड़ा और चमकती लाल आंखें ही काफी थी उनका खून जमा देने के लिए। गोलीबारी से विलियम का पीछा करने वाली वेंडिगो पीछा छोड़ गायब हो गई, पर अब लिया के ऊपर वो वेंडिगो झपटने के लिए ऊंची छलांग लगाई हुई थी। लिया की आंखों में मौत साफ नजर आ रही थी। वेंडिगो का धारदार पंजा लिया के सर को अलग करने आ रही थी। अचानक विलियम सामने आकर गोलियां दागने लगा नॉन स्टॉप। वो वेंडिगो पीछे गिरा और गुस्से से हुंकार रहा था। तब जल्दी से विलियम मैगजीन चेंज करने लगा। मैगजीन चेंज करते वक्त वेंडिगो की खूंखार आवाज आई और उसका हाथ वेंडिगो के जबड़े में था। वो चीखने लगा। थोड़ी देर बाद सामने से वो गिरा हुआ वेंडिगो उसके पैर को अपने जबड़े में फंसा लिया और 2 वेंडिगो उसके खींचातानी कर रहे थे। विलियम दर्द से चीखे लगा रहा था और लिया और डैनी को बोला, अमित और डाकू को ढूंढो, गांव को ढूंढो, जल्दी भागो। और उनके सामने वो 2 वेंडिगो विलियम को 2 हिस्से में फाड़ डाले और लिया और डैनी चीखते हुए, रोते हुए, आंसू पोंछते हुए, डर और दुख से व्याकुल होकर भागने लगे। इधर मैं और डाकू
भागे जा रहे थे। दूर से कहीं लोगों का गाना गुनगुनाने की आवाज आई। ढोल और बांसुरी के साथ नेटिव अमेरिकन ट्राइबल की धुन भी साफ सुनाई देने लगी। दूर पहाड़ी के ऊपर हमें आग जलने का दृश्य दिखा। हम उसी दिशा में भागने लगे। डाकू बोली, वेंडिगो आग के पास नहीं आ सकते, वो ठंड से पैदा हुआ है। हम उस गांव को ढूंढ लिए। हमने ये देख बहुत खुशी हुई और दोनों गले लगने लगे। एक बचने की उम्मीद दिखाई देने लगी। फिर हम वो पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए। उनके बड़े गेट थे। उसके ऊपर एक आदमी भी नेटिव लैंग्वेज में बोला, कौन हो तुम लोग? डाकू बोली, हम भटक गए हैं, हम मुसीबत में हैं, वेंडिगो हमारे पीछे पड़े हैं, हमारी प्लीज मदद करो। वो आदमी ऊपर से नीचे उतर के अपनी मुखिया को बुलाने गया और 10-15 आदमी हथियारों के साथ, कई बंदूकों, कई तीर भाला पकड़े हुए और एक बूढ़ा तांत्रिक लेकर आए थे और दरवाजा खुला। वो तांत्रिक सबसे पहले एक हाथ मशाल पकड़े हुए था, दूसरे हाथ में एक आईना पकड़े कुछ मंत्र बुड़बुड़ा रहा था। वो बूढ़ा तांत्रिक या समन ने कहा, अपना चेहरा इस आईने में देखो। हमने देखा, हमको अपना ही चेहरा मिला। देख समन संतुष्ट हुआ और बाकी के लोग शांत हुए और हमारा स्वागत किया उनके कबीले में। वहाँ शमन की बहुत इज्जत थी। वही वो कबीले का मुखिया था। डकोटा ने नेटिव लैंग्वेज में उसे बात कर रही थी और हमारे साथ क्या हुआ जंगल में बताया और हमारे 3 दोस्तों की मदद करने और ढूंढने में मदद करने के लिए बोला। डैनी, लिया और विलियम कहाँ हैं? उस शमन ने हमारी मदद करना चाहा। वह शमन कुछ मंत्र बुड़बुड़ाया और आसमान की ओर देखा। उसकी आंखें सफेद होने लगी। उसकी आत्मा एक उल्लू के जरिए मेरे दोस्तों को ढूंढ रही थी। कुछ समय बाद शमन का एक झटका लगा और डरते हुए बोला, तुम्हारे एक दोस्त नहीं रहा और बाकी 2 सलामत थे। वो यहाँ भागते हुए आ रहे हैं। कुछ समय बाद वो यहाँ पहुँचने वाले हैं और उसके पीछे और भी एक आफत आ रही है। उसने अपने दूसरे कबीले वालों को बोला, तैयार हो जाओ, चांदी की गोलियां भर लो अपने बंदूकों में और ये आग में और सूखी लकड़ियां डालो और पेट्रोल डालो। आग को और भड़काओ, चारों ओर एक मशाल जला के तैयार हो जाओ। समन ने जैसा कहा था वैसे लिया और डैनी वो आग को देखते हुए पहाड़ के ऊपर आ गए। जब वो गेट तक पहुंचे, मैं और डकोटा खुश हुए और समन ने इशारा किया दरवाजा खोलने को। उनको एक एक मशाल दिए आदिवासियों ने और मैं डैनी को गले मिला और लिया डाकू को। हम बहुत ही भावुक हो गए। हमने लगभग सोचा था हमें उन्हें देखने नसीब होगा कि नहीं। मैंने लिया से पूछा, विलियम कहाँ है? लिया तब फूट फूट के रोने लगी और डैनी बोला, वो उसे ले गए। तब दुख के बादल दोस्तों में छा गई। तभी जंगल की गहराई से एक खौफनाक आवाज गूंजी। वो आवाज जानी पहचानी सी लगी, विलियम की चीख जैसी। हम 4 स्तब्ध रह गए। क्या ये विलियम था या फिर वेंडिगो का एक और भ्रम? अचानक पेड़ों से झुरमुट से एक आकृति निकली। वो आकृति अस्पष्ट थी। अंधेरे और पेड़ों की साये में छुपी हुई आकृति धीरे धीरे उनके करीब आ रही थी। उसके हाथों में कुछ चमक रहा था। मैंने जोर से चिल्लाया, रुको, विलियम हो तुम? आकृति जरा सी रुकी, लेकिन फिर भी आगे बढ़ती रही। उसकी आंखों में एक लालिमा झलक रही थी जो जंगल की आग जैसी भयानक लग रही थी। डाकू ने धीरे से लिया के कानों में कहा, ये विलियम नहीं है। तब सामन दरवाजा बंद करने का इशारा किया। सामने से आता हुआ विलियम की चेहरा तब धीरे धीरे दरवाजा बंद होने के साथ साथ बंद हो रही थी।
कबीले के लोग उस पर बंदूक ताने हुए थे जिसमें चांदी की गोलियां भरे हुए थे। समन इशारा किया, हमला। भयंकर गोलीबारी हुई और वो दरवाजा हिल रहा था, कंपन कर रहा था और वो विलियम की चीख गूंज रही थी, पर एक सीटी की आवाज के साथ। ये नजारा हमारा रोंगटे खड़े कर दिए। एक भयानक चीख जो जंगल को चीरती हुई निकली। एक आदिवासी योद्धा उस पर तलवार पकड़े कूद गया, उसके सीने को चीर उसके दिल को छेद से बाहर निकाल लिया और उसकी धड़कते दिल पर वो चांदी का खंजर से लगातार मारता रहा दिल को। वो वेंडिगो अपने असली रूप में आकर हवा में धीरे धीरे गायब हो गई, जैसे धुआं हो गया हो। और वो आदिवासी योद्धा अपने हथियार उठाए अजीब तरीके से चिल्ला रहा था और बाकी आदिवासी खुशी से नाच रहे थे। चारों दोस्त वहीं खड़े रह गए। बाकी आदिवासी वापस युद्ध से लौट आए जीत की खुशी से। हम हाँफते रह गए, डरते हुए और उलझन में। क्या वो वाकई वेंडिगो थी? क्या विलियम बच गया था या फिर उसका रूप धारण कर लिया था? हमें इसका जवाब कभी नहीं मिला। सुबह होते ही हम तीन वापस आ गए अपने घर। डैनी कुछ दिन वहां रहा, फिर वापस आया, अपना जर्नल और थीसिस कंप्लीट किए और विलियम के परिवार को खबर पहुंची उनका बेटा चाइना के कोरोना वायरस से मर गया, इसलिए उनके परिवार को उसका बॉडी कभी नहीं मिला। गुप्त रूप में दफना दिया गया बोला गया था उन्हें। उस भयानक रात के बाद चारों दोस्त हमेशा के लिए बदल गए हैं। हमने रोमांच की तलाश करना छोड़ दिया। विलियम की यादें हमें हमेशा सताती रहती है और जंगल की गहराई से आने वाली किसी भी आवाज से हमारी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आने वाली शानदार रोमांचकर और डरावनी कहानी आप मिस ना करें और जल्दी चैनल को ग्रो करने में मदद करें। आप हमारी मदद करेंगे तो हम आपको ढेरों कहानियां सुना पाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक अपने डर का सामना करें।